पिथिकस ओल्डोवई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959। ओल्डोवई गोर्ज सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था, लेकिन आगे चलकर यह ओल्डोवई नाम मेरी और लुइस लीकी के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने यहाँ 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया था। मेरी लीकी ने ही ओल्डोवई और लेतोली में पुरातत्वीय खुदाई कार्यों की देखभाल की थी और वहां की गई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा था। लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया है। उस दिन सवेरे जब मैं उठता तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। चूँकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसलिए मेरी के लिए काम पर जाना ज़रूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिला था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसलिए मेरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटस के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज़ सुनी। वह बड़ी तेज़ी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मेरी को कुछ किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। वहाँ सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप ने डस लिया है, जो कुत्तों की नज़र से बच निकला होगा। लैंड रोवर गाड़ी खड़खड़ाहट के साथ रुकी और मैंने कई बार मेरी की आवाज़ सुनी। वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैं अब भी सिर दर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ? क्या पा लिया? क्या? चोट खा बैठी, मेरी ने कहा। उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए हैं। यह फाइंडिंग द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट मैन लेखक LSB लीकी, नेशनल जियोग्राफिक, सितंबर 1960 से है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे यहाँ से। इसको आप देख लीजिए, बॉक्स में जो दिया गया है, यहाँ बच्चों के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान और प्रभाव को बताते हैं, जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। औजार बनाना, मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता वृद्धि, औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों और चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, सीधे खड़े होकर चलना। किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों-त्यों 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोली, तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिह्नों के जीवाश्मों, इसे देखिए, इस अनुभाग का आवरण पृष्ठ, और हादर इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले
ध्रुवीय हिमाच्छादन से हिम युग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गईं जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थीं। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। नेक्स्ट पेज है। होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले और होमो सैपियंस प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई-गोर्ज से प्राप्त किए गए हैं। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं, यथा कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड़, जोकार्तो और संगीरन, जावा। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं, इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रहीं। यह अफ्रीका का मैप है, इसको आप देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे, जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, जबकि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को, इसे पृष्ठ 18 में देखिए, होमो नियंडरथलैसिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो नियंडरथलैसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस आद्य प्राज्ञ मानव प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। नियंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे होते थे। पृष्ठ 10 पर चित्र देखिए। उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित था। यहाँ चार्ट दिया गया है विश्व में मानव प्रजातियों का निवास। यहाँ है कब से है, कहाँ और कौन।
50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश में ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रारंभिक होमो इरेक्टस। यहाँ है 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र। यहाँ होमो इरेक्टस, आद्य होमो सेपियंस, निएंडरथल मानव, होमो सेपियंस, आधुनिक मानव थे। यहाँ है आपका 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव। यहाँ है 40,000 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह बाद वाले निएंडरथल आधुनिक मानव। इसके बाद है उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, रेगिस्तान और वर्षा वन। यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ एक तालिका दी गई है आधुनिक मानवों की प्राचीनतम जीवाश्म। यहाँ है कहाँ और इधर है कब। इथियोपिया ओमो किबिस में 1,95,000 से 1,60,000। इसके बाद है दक्षिणी अफ्रीका बॉर्डर गुफा दी केल्डर्स क्लासी नदी का मुहाना। यहाँ 1,20,000 से 50,000 तक। यहाँ है मोरक्को दर एस सुल्तान 70,000 से 50,000। इधर है इजराइल कफ जे स्कुल, इधर है 1,00,000 से 80,000। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया मुंगो लेक मुंगो झील 45,000 से 35,000। बोर्नियो निहा गुफा 40,000। फ्रांस क्रोमैगनन लेस आइजिस के पास 35,000। तो ये आधुनिक मानवों की प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ और कब मिले थे। अब इधर है मानव के क्रमिक विकास की कहानी का आधुनिक मानव। यदि आप इस तालिका पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था। क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद है और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, और इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपर्युक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदायों में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण हैं। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्तिमूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे
और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथियोपिया में उमो स्थान पर मिले हैं, प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजार वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंततोगत्वा वहाँ स्थायी रूप से बस गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब तक हम आदिमानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं और यह देखते रहे हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखें इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीजों दुर्लभ ही हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जल बाक्स मानचित्र 2 देखिए। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से पता चलता है, लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव की योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ऊपर साइड में देख लेते हैं पेज के, यहाँ दिया गया है। अपमार्जन से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है।
अपमार्जन से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं से सफाई करने से है। इधर दिया गया है रसदखोरी का तात्पर्य भोजन की तलाश करने से है। रसदखोरी का तात्पर्य भोजन की तलाश करने से है। नीचे चलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्तोनाइस चेक गणराज्य के मानचित्रों में देखिए को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे और तब तक उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में भी जानते थे। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थीं। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के परवर्ती अनुभागों में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं है।